स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट पीवाईक्यूज की सीरीज में आज ये हमारी तीसरी वीडियो फोकस करेगी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस और साथ ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को डिस्कस किया है। दोनों ही वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही उनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं दिसंबर 2024 के यूजीसी नेट एग्जाम के लिए या हाल ही में होने वाले एग्जाम में आप प्रिपेयर होने वाले हैं, तो इन दोनों में ही वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। साथ ही साथ 2024 दिसंबर के एग्जाम के लिए नेट क्रैकर्स लेके आया है अपने ऑनलाइन कोर्सेज को, जिनके साथ जुड़ के आप घर बैठे बैठे अपनी पेपर 1 और सब्जेक्ट दोनों की प्रिपरेशन को फुल फ्लैश तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वो सभी बच्चे जो बायलैंग्वेज स्टडीज करते हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि इस कोर्स के साथ जुड़ के जो मटेरियल आपको मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो जो बुक्स आपको मिलेंगी वो इंग्लिश मीडियम में होंगी, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी मीडियम में ये बुक्स अवेलेबल होंगी, जो कि घर पे बैठे बैठे आपके पोस्टल एड्रेस पे आपको मिल जाएगी। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी स्टेट सेट या पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप डी-ट्रिपल-एस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सब एग्जाम्स के लिए हमारे इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जहां ना सिर्फ आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, साथ ही टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अब अपने क्वेश्चंस के साथ इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ पंचशील। अब पंचशील के बारे में आप में से बहुत से बच्चे जानते होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन और मास्टर्स की। जब भारत आजाद हुआ तो एक लंबी लेजेसी थी हमारे पास। इस लेजेसी में बहुत अच्छा समय भी था और बहुत बुरा समय भी था, बट हमने बहुत कुछ सीखा अपने इतिहास से। हमने जहां एक तरफ उस स्वर्णिम युग को देखा जब भारत के शासक और भारत का जो साम्राज्य था वो पूरी दुनिया में जाना जाता था अपने शौर्य के लिए, अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए, वहीं हमने कॉलोनियल एरा को भी देखा। और इसलिए जब भारत आजाद हुआ तो भारत की पॉलिसीज को बहुत लिबरल रखा गया, स्पेशली फॉरेन पॉलिसीज को। 1949 में चाइनीज रेवोल्यूशन होता है और माओ जेडोंग सत्ता पे बैठते हैं, और इंडिया माओ जेडोंग की तरफ भी यही सोच के हाथ आगे बढ़ाता है कि भाई यहाँ से भी हमारी जो एक फ्रेंडशिप है वो मजबूत होगी। और ऐसे में पंचशील के सिद्धांत लाए जाते हैं, जिसमें इंडिया और चाइना के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 5 नियमों पे या 5 सिद्धांतों पे जोर दिया जाता है। क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ पंचशील। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, दूसरा है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, तीसरा है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। अब चौथा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, ये पंचशील का हिस्सा नहीं है। बट जो बाकी 2 हैं वो क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि इन 3 सिद्धांतों के अलावा, क्योंकि ये 5 सिद्धांत थे, 5 से बना था ये पंचशील, तो जो बाकी के 2 सिद्धांत बचे हैं वो कौन से हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। तो राइट आंसर जो है इसका कि क्या इसमें से हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है, तो वो डी है। डी पंचशील की जो 5 पॉलिसीज हैं या 5 चीजें जो पंचशील में डाली गई हैं उसका हिस्सा नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दी रोहिंग्या रिफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार मेनली हेल फ्रॉम दी, कौन सा एरिया के स्टेट से आते हैं म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थी, मुख्य रूप से यहीं से आते हैं। किस जगह से आते हैं, किस पर्टिकुलर प्लेस से आते हैं, तो आपको बता दूं कि रोहिंग्यास बेसिकली जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं इन्हीं का एक हिस्सा है रोहिंग्या मुस्लिम्स, जो कि म्यांमार से बड़े तौर पर मोबिलाइज हुए। म्यांमार की गवर्नमेंट ने एक समय में ऐसा एक अभियान चलाया कि रोहिंग्यास को एक तरह से निकालने की पूरी कोशिश की। तो रोहिंग्यास बांग्लादेश की तरफ और इंडिया की तरफ दोनों तरफ आए। बट पर्टिकुलरली यहाँ पर पूछा गया है कि स्टेट से आते हैं। 4 स्टेट्स का नाम है कांचीन राज्य, कांचीन स्टेट, शान स्टेट, साइगिन स्टेट या राखाइन स्टेट। तो जो राइट नाम है वो है राखाइन स्टेट। राखाइन स्टेट नाम की एक जगह है, राज्य है बेसिकली म्यांमार में, जहाँ पे रोहिंग्या कम्युनिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्या अभी भी वहां पर रोहिंग्याज रहते हैं, तो जी हाँ, अभी भी वहां पर रोहिंग्या कम्युनिटी पाई जाती है। बट एक लंबा दौर ऐसा रहा था जब काफी ज्यादा ऑपरेशन रोहिंग्यास को वहां झेलना पड़ा था और इस वजह से उनको वहां से मोबिलाइज करना पड़ा था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। भारत का जो परमाणु सिद्धांत है इसमें से क्या उसका हिस्सा नहीं है। नो फर्स्ट यूज,
बिल्कुल ये हिस्सा है, ठीक है। ऑल दो इस पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि इंडिया हाल फिलहाल के कुछ समय में ये बोल चुका है कि नो फर्स्ट यूज जैसी पॉलिसी जो है वो नॉन वॉर टाइम पे ही है, बट अगर वॉर के टाइम पे अगर हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला जो देश है हमारा ओपोनेंट जो है अगर वो हम पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता है तो हम उस अटैक का इंतजार नहीं करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे कि हमारे ऊपर पहले अटैक और फिर हम रिटेलिएट करें। अगर हमें लगेगा कि हम पर अटैक हो सकता है तो यस हम फर्स्ट यूज भी कर देंगे। ऑल दो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये राइट है। क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंस बिल्कुल ये भी सही है। नेगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंस बिल्कुल ये भी सही है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स ये सही नहीं है, ये हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। देखिए इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसीज हैं उनको मैं पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। आने वाले समय में मैं इस तरह की वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा जहां पर पूरा जो कंप्लीट डॉक्ट्रिन है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जो है डी है बेसिकली। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है? तो आप में से ज़्यादातर लोग जो 90s में पैदा हुए हैं उनको शायद समय याद होगा, अगर आप शुरुआती सालों में पैदा हुए थे तो इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने थे और लगभग 1 साल के समय तक ये सत्ता पे रहे थे। आई रिमेंबर दैट टाइम जब ये न्यूज़ आई थी, मैं छोटा था उस समय 5-6 साल का, पर ये याद है मुझे ये समय। तो इंद्र कुमार गुजराल जो थे जब ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे, इससे पहले भी ये बातें उठती आई थी। गुजराल डॉक्ट्रिन बहुत फेमस होता है जो इन्हीं के नाम से है। गुजराल डॉक्ट्रिन को लाने की एक बड़ी वजह ये थी, कई बार क्वेश्चन जो होता है गुजराल डॉक्ट्रिन और लुकीस पॉलिसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि गुजराल डॉक्ट्रिन और लुकीस पॉलिसी शायद एक ही तरह की बात करती हैं, बट डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर। गुजराल डॉक्ट्रिन ने ये कहा कि जो छोटे नेबर्स हैं आपके उनको सपोर्ट करो, उनको हेल्प करो। क्वेश्चन में कहा गया कि क्या है व्हाट इज गुजराल डॉक्ट्रिन? गिविंग वन साइड कंसेशन टू इंडिया स्मॉल नेबर, ये बिल्कुल सही है। बाकी ये जो तीनों हैं ये गलत है। कन्फ्रंटिंग इंडियाज नेबर विद फोर्स, यूजिंग कोरेसिव डिप्लोमेसी अगेंस्ट इंडियाज नेबर, ये दोनों गलत है, तीनों गलत है एक्चुअली। फर्स्ट जो है वो सही है, गिविंग वन साइड कंसेशन टू इंडिया स्मॉल नेबर, भारत के छोटे पड़ोसियों की एक तरफा रियायत देना। अब इसमें कहा क्या गया कि बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। कोल्ड वॉर के टाइम में आप सबको पता है कि यूएसएसआर से इंडिया की नज़दीकियां बहुत बढ़ गई थी, पर जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ 1991 में तो उसके बाद हमारी लुकीस पॉलिसी भी हम देखते हैं। और गुजराल डॉक्ट्रिन भी कहता है कि भाई जो छोटे देश हैं आपके आसपास उनकी हेल्प कीजिए और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कीजिए कि बदले में वो भी आपके लिए कुछ करेंगे। अब मैं बात करूं नेपाल की, श्रीलंका की, म्यांमार की, भूटान की, तो ये ऐसे देश हैं जिनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इनको जितना देंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, बिकॉज ये देश, छोटे छोटे देश, ये रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से दुनिया में कि आपके इतने बड़े शक्तिशाली देश के पड़ोस में होते हुए भी बिल्कुल सुरक्षित हैं और सेफ हैं। नो डाउट ये डिप्लोमेसी के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक साइन है दुनिया के लिए। चाइना कनेक्ट इज रिलेटेड टू इनफॉर्मल समिट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? अब चाइना कनेक्ट जो है, चेन्नई कनेक्ट आप सुनेंगे तो दिमाग में आएगा कि यार ये तो चेन्नई, मतलब ये तो हो सकता है कि मोस्ट पॉसिबल है कि श्रीलंका से कनेक्ट हो कुछ, बट ऐसा नहीं है। 2019 में जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं वो भारत आए थे, शी जिनपिंग, और उनकी मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी जी से चेन्नई के अंदर। तो उस पर्टिकुलर समिट को चेन्नई समिट जो है चेन्नई कनेक्ट नाम दिया गया था, 2019 में हुआ था। अब यहाँ पर इसलिए मैं स्पेसिफिकली आपको बता दूं कि जब भी आप ये सब चीज़ें पढ़ें कि दो देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आपस में मिल रहे हैं, तो कई बार थीम होती है इस तरह की मीटिंग्स की। जस्ट कई बार इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं उनकी एक थीम होती है, तो वो थीम आपसे पूछ ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया गया है कि भाई इस साल जो G20 हुआ था उसकी थीम क्या थी। तो जब आप कभी भी किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को, किसी समिट को या इस तरह की किसी फॉर्मल या इनफॉर्मल मीटिंग को पढ़ते हैं तो कई बार उनकी एक थीम रखी जाती है, उसको एक बार आप जरूर से पढ़िए। तो उसका नाम था चेन्नई कनेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब इंडिया यूनाइटेड नेशन का मेंबर कब बना था? मुझे बहुत क्लियर है ये बात कि जब भी मैं क्लास में ये क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों से यूनाइटेड नेशन को पढ़ाते हुए, तो 60-70% बच्चे, कई बार उससे ज्यादा बच्चे छुटते ही बोलते हैं कि सर 1947 में बना होगा।
क्योंकि हमारी तो ये इमेजिनेशन है कि भारत तो आज़ाद ही 1947 में हुआ है, उससे पहले तो देयर वाज नो भारत, ठीक है। तो जब कोई देश ही नहीं था, प्रॉपर छोटे छोटे प्रोविंसेस बने हुए थे, तो फिर तो हो ही नहीं सकता कि आप यूनाइटेड नेशन का हिस्सा हो। तो द पॉइंट इज दैट कि 30 जून 1945 को यूनाइटेड नेशन का चार्टर फाइनली साइन हुआ था, और उसके बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका हिस्सा बना था। तो जो राइट आंसर है वो है 1945। 30 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का हिस्सा भारत बन गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके, इस क्वेश्चन जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन दिया था उसमें मैं आपके लिए भी एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि जब भारत यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बना 1945 में, तो भारत की तरफ से किसने यूनाइटेड नेशन के चार्टर को साइन किया था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग QSD इज स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ठीक है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं, इसे क्वाड भी बोलते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि किसका हिस्सा, कौन कौन से देश जो हैं इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑल दी अबव, सारे ही हैं। अब क्वाड के बनने के पीछे बहुत सारे रीजन आते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है चाइना को काउंटर करना। देखिए, चाइना दुनिया का एक ऐसा देश है, अगर मैं पिछले 50-60 सालों के इतिहास की इस दुनिया की बात करूं, या आप 70 सालों का इतिहास ले लीजिए भारत के आजाद होने से लेकर अब तक, आपको दुनिया में दो ही देश ऐसे नजर आएंगे जिनको अगर इस दुनिया से हटा दिया जाए तो शायद इस दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि इन दो देशों की जो डिप्लोमेसी है और पॉलिसीज हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं पूरी दुनिया के लिए। एक है अमेरिका और दूसरा है चाइना। ये दोनों ही देश ऐसे हैं जो एक्सप्लॉइट करने में और एक तरह से अनऑथराइज एक्सपेंशन में कभी भी रुकते नहीं है। तो ये दोनों ही देश सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और ऐसे में चाइना जो है अब वो यूएस के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक बन चुका है। स्टार्टिंग से था नो डाउट, बट पिछले कुछ सालों में 20-30 सालों में तो बहुत मेजर प्रॉब्लम यूएस के लिए खड़ी कर दी है, यूएस की डिप्लोमेसी के लिए स्पेसिफिकली। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंडियाज मैरिटाइम सिक्योरिटी पॉलिसीज एम्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स? क्या क्या हमारी मैरिटाइम पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव हैं? तो सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि अगर मैं एक रफ सा मैप बना लूं भारत का, नीचे का जो मैप है हमारा, ठीक है, इस तरह से ये जो हिस्सा है भारत का, ठीक है। अब श्रीलंका तो यहाँ नीचे हो गया, बट इतना जो हिस्सा है भारत की जो मैरीटाइम बाउंड्री है, ये 7000 किलोमीटर से लगभग ज़्यादा बैठता है, और इसकी सिक्योरिटी करना बहुत एक बड़ा टास्क हो जाता है। और ऐसे में हमने कुछ ऐसे इंसिडेंट देखे, पुरानी फिल्में देखते थे ना आप, कि डागा साहब का सोना आ रहा है, ठीक है। तो वो सारा सोना वगैरह की स्मगलिंग कभी एक टाइम में एक्चुअल में हुआ करती थी, जो कि कराची वराची ये पाकिस्तान की तरफ से भारत में आया करता था स्मगलिंग के द्वारा। फिर जब मुंबई में अटैक हुआ तब समझ में आया कि भाई हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा लूप होल है, कि भाई कोई नॉर्मल सी एक नाव जो है पाकिस्तान से भारत तक पहुंच गई, ठीक है। ऑफकोर्स उन्होंने बीच समुद्र में इंडियन नाव को ही कैप्चर किया था, बट ऐसा कैसे हो गया, मतलब एक बहुत बड़ा लूप होल है। उसके बाद बहुत सारे स्टेप लगाए लिए इंडिया ने, मैरीटाइम पुलिस को भी एक तरह से डिप्यूट किया, 3 अलग अलग घेरे बनाए, मैरीटाइम पुलिस है, कोस्ट गार्ड है, और फिर इंडियन नेवी है। आज के टाइम पे तो 3-3 सिक्योरिटी के घेरे हैं, बट ये सारे इनिशिएटिव उसके बाद हुए। बट आज प्राइम कंसर्न्स की अगर बात की जाए, पहला है प्रोटेक्टिंग इंडियन सी बॉर्न ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट। मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज ऑफ एक्सटर्नल पावर्स इन द इंडियन ओशन रीजन, यस। प्रोटेक्टिंग द इंडियाज फिशरमैन फ्रॉम द फॉरेन सिक्योरिटी फोर्सेस, बिल्कुल ठीक। रिजॉल्विंग ट्रांस बाउंड्री रिवर डिस्प्यूट विद बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, दिस इज नॉट करेक्ट। तो पूछा गया है कि इंडियाज मैरिटाइम सिक्योरिटी पॉलिसीज एम्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव? तो 1, 2 एंड 3 ही करेक्ट है हमारे, तो ए इज द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डोकलाम प्लेटू इज अ डिस्प्यूटेड लैंड बिटवीन इंडिया एंड किस देश के बीच में है? तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो डोकलाम जो है वो पड़ता है, जो डिस्प्यूट है, जो एक्चुअली डिस्प्यूट है, प्लेटो को तो हम नहीं कह सकते इंडिया के अंदर आता है, ये इंडिया और चाइना से रिलेटेड है। बट जो प्लेटो है वो चाइना और भूटान के अंदर पड़ता है, एक्चुअली भूटान के और चाइना के बॉर्डर पे है डोकलाम। बट इंडिया की जो पॉलिसी है वो ये है कि वो भूटान को सिक्योरिटी एक तरह से प्रोवाइड कराता है। हमारी पॉलिसी कहती है कि भूटान एक छोटा देश है, और अगर उस पर कोई अटैक होता है तो उस कंडीशन में इंडिया उस अटैक के अगेंस्ट या उसको रिटेलिएट करेगा एक तरह से,
ठीक है, तो ऐसे में जो मेन डिस्प्यूट है वो तो इंडिया और चाइना के बीच में ही चलता है, बट दैट प्लेटो इज सिचुएटेड इन भूटान। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इंडिया एंड चाइना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द नोडल एजेंसी टू सिक्योर इंडियाज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनहेंस इट्स साइबर सिक्योरिटी। भारत की महत्वपूर्ण सूचना अवचारणा को सुरक्षित करने और इसकी साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? 4 नाम आपको दिए गए हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी, जी नहीं ये नहीं है। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जी बिल्कुल ये है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड साइबर प्रोटेक्शन, ये नहीं है। एंड इंटरनेट गवर्नेंस फॉर्म, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर जो है आपका वो है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जो कि एक नोडल एजेंसी है और ये मेक श्योर करती है कि कोई भी ऐसा अटैक भारत की किसी भी कोई अगर मान लीजिए मिलिट्री वेबसाइट है या फिर डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी है, कोई गवर्नमेंट का बहुत सेंसिटिव डेटा है, उसको इस तरह से कोई हैक ना कर सके या उसको टारगेट ना कर सके। अब पिछले कुछ सालों में ना, पिछले 10 सालों के अंदर साइबर क्राइम जो था वो बहुत मैसिवली बढ़ा है, एक अलग लेवल पे पहुंच गया है। हाल फिलहाल में इस तरह के क्राइम सामने आने लगे हैं, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैक कर लिया जाता है, अपने मन से डेटा डाल दिया जाता है उनके ऊपर, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आने लगी हैं और इसलिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क अब ये लगता है कि जहां एक तरफ डिजिटलाइजेशन की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, क्या दूसरी तरफ ये सब चीजें उतनी सिक्योर हैं? तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे स्टेप लेके आ रहे हैं। हम जब साइबर सिक्योरिटी को भारत की पढ़ते हैं तो ये सारे पॉइंट वहां हम डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, द फर्स्ट नैम समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। तो देखिए नैम जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो इसकी शुरुआत जो थी वो बहुत सारे लोगों ने मिलकर की थी, बहुत सारे देश इसमें जुड़े थे, पर जो जो सीड आइडियाज थे वो जवाहरलाल नेहरू जी के दिमाग से निकले थे। और थ्योरी ऑफ न्यूट्रलिटी, जिसको तटस्थता का सिद्धांत बोला जाता है, तटस्थता में बिलीव करते थे नेहरू जी, न्यूट्रलिटी में बिलीव करते थे। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो कोल्ड वॉर का दौर स्टार्ट हुआ, पर कोल्ड वॉर के टाइम पे ब्लॉकिंग हो गई थी, बाइपोलर वर्ल्ड हो गया था। एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ यूएसए था, तो ये कहा गया कि भाई कौन यूएसए को ज्वाइन करेगा, कौन यूएसएसआर को ज्वाइन करेगा। बट हमने कहा बीइंग इंडियंस के हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। नेहरू जी ने अपनी जो पॉलिसी रखी, फॉरेन पॉलिसी, कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हमें किसी एक ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है, हमें सबकी जरूरत है, हम सबके साथ सबके विकास की तरह आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में नैम आता है। तो उस समय जो बेलग्रेड, जिसको यूगोस्लाविया जो थे, वहाँ टीटो शासन कर रहे थे और मिस्र में नासिर थे। तो ये लोग कुछ आपस में मिले और नैम की शुरुआत हुई। 1961 बेलग्रेड यूगोस्लाविया के अंदर पहला समिट हुआ था इसका। अब नैम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, नैम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नैम के समिट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हर एक समिट में कुछ नई चीज निकल के आई थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूँ, नैम के किस समिट में पाकिस्तान सबसे पहली बार आया था? ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कौन सा समिट था वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इंडियाज नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द यूएसए इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है? पहला है कॉपरेशन इन सिविल न्यूक्लियर एक्टिविटीज, सिविलियन स्पेस प्रोग्राम, मिसाइल डिफेंस। तो सबसे पहली बात तो नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप ये आया 2004 के अंदर, और इस क्वेश्चन के हिसाब से ये तीनों ही चीजें, दैट मींस ऑल द अबव आर पार्ट ऑफ दिस डील या दिस कॉपरेशन, जहां पर ये सारी चीजें हुई। सिविल न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको भी मंजूरी मिली कि भाई इस पे भी काम किया जाएगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर, सिविलियन स्पेस प्रोग्राम्स को लेकर, इन सब पे सहमति बनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दी सागरमाला प्रोजेक्ट एम्ड एट forming an alliance of Indian Ocean Rim, forming an alliance between India and Sri Lanka, countering China's strategic expansion in the South China Sea, developing infrastructure to improve the economic potential of India's waterway and coastline। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। सबसे पहले सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं कि इंडिया के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये जो कोस्ट है इंडिया के उनको कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, साथ ही जो स्टिंग ऑफ पल्स है चाइना की एक स्ट्रेटेजी, उसके अगेंस्ट काम किया, उसका काउंटर पे काम करता हुआ हमें नजर आता है। तो राइट आंसर जो है इसका वो है डी, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंप्रूव द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ इंडियाज वाटरवे एंड कोस्ट लाइन। अब इस तरह के जितने मेजर प्रोजेक्ट हैं दे आर मोस्टली कनेक्टेड विद दी
इंडिया स्ट्रैटेजी। अब कई बार आपसे ग्वादर पोर्ट के बारे में या खबार पोर्ट के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है, खबार पोर्ट कहाँ पर है और उनके साथ किस देशों के कंट्रोल में ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिकॉज ऑल दो अगर सर क्रीक डिस्प्यूट की बात की जाए तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अब इसका कोई मायने नहीं रहा, बट ये बेसिकली डिस्प्यूट है क्या। मैं आपको बता दूं कि जब इंडस रिवर जो है जब ये भारत से निकलती है तो फिर पाकिस्तान से होते हुए ये अरेबियन सी में जाती है, और ऐसे में जो रन ऑफ कच्छ का एरिया है वहाँ से लास्ट जो उसकी एक्सेचुरीज हैं, मतलब वो एरिया जहाँ पर ये समुद्र में मिलती है वो पड़ता है। और ऐसे में एक तरफ है पाकिस्तान का सिंध और दूसरी तरफ है भारत का कच्छ, जहां पर इसकी एक एक्सेचुरी दैट मीन्स एक तरह से माउथ ऑफ अ रिवर वो आता है। तो ये डिस्प्यूट जो है वो ये कहता है बेसिकली इसमें दो तीन चीजें हैं जो समझने के लिए हैं। एक तो है थैलेगवे प्रिंसिपल। थैलेगवे प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई दो देशों के बीच में रिवर आ रही है, ऐसा कोई भी एरिया आ रहा है, तो उसका जो सेंट्रल चैनल है, जो बिटवीन द चैनल है, उसको आप जो है बाउंड्री मानोगे कि इतना हिस्सा तुम्हारा और इतना हिस्सा हमारा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि 1914 के टाइम पर ही जो सर क्रीक का एरिया है इसको लेकर एक फैसला आ चुका था, क्योंकि उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिशर्स के अंडर आता था। तो इस हिस्से को लिए जो फैसला दिया गया था वो पैरा नंबर 9 और 10 जो था उसमें डाला गया था, जिसके हिसाब से जो लाइन थी, एक लाइन उस समय और थी, ग्रीन लाइन, जो कि यहाँ से कहीं से गुजर रही है, और कहा गया था कि भाई इसके इधर का हिस्सा पूरा एक तरह से सिंध प्रोविजन में आता है, दैट मीन्स आज के पाकिस्तान में आता है। बट क्योंकि थैलेगवे प्रिंसिपल लगता है और ये जो पॉइंट्स थे आज़ादी से पहले के थे, इसको लेके एक बड़ा इशू होता है। अब समस्या क्या आती है, ये जो चैनल है, पर्टिकुलरली ये जो चैनल है, वो साल भर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब रिवर में फ्लड आती है इंडिया के लिए तो तभी इस्तेमाल करने लायक होता है, अदरवाइज तो नहीं। बट अगर मान लीजिए जब इसमें फ्लड आती है ऐसी कंडीशन में, और फ्लड की वजह से ये हिस्सा, मान लीजिए एक्सेचुरी जो है बढ़ के यहाँ तक हो जाती है, तो इस तरह से तो इंडिया की टेरिटरी अब पानी में जा रही है। अब अगर इस प्रिंसिपल को अगर हम माने तो उस हिसाब से तो सेंटर में यहाँ पर अभी हो जाएगा, पाकिस्तान के पास ज़्यादा चला जाएगा। बट सेम चीज़ तब होगी जब पाकिस्तान की तरफ भी पानी जाएगा। तो उस चीज़ को लेके एक बड़ा डिस्प्यूट चलता रहा। 1965 के वॉर के बाद उस समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसके अंदर एक तरह से दोनों देशों का पैचअप कराने की कोशिश करी। एक कमीशन बैठाया गया 68 में, उसकी रिपोर्ट आई। उस कमीशन ने कहा कि सिर्फ 10% एरिया पाकिस्तान के अंदर आता है, बट ऑफकोर्स ये बात पाकिस्तान ने मानी नहीं। फिर 10-12 राउंड और चले, 2014 तक भी इसके ऊपर बातें होती रही, बट अभी ये मैटर एक तरह से कोई एक्टिव मैटर नहीं है। बट ये जो सर क्रीक विवाद है इसका मेन जो जड़ है वो इंडिया एंड पाकिस्तान है, इनके बीच में ये डिस्प्यूट माना जाता है। और जितने भी डिस्प्यूट है ना भारत के किसी भी देश से, वो आपके लिए पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, विच कंट्री आर दी मेजर क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया। अब जिन बच्चों को क्रूड ऑयल क्या होता है ये नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि जो पेट्रोल या डीजल या बाकी तरह के जो गैसोलीन वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, जमीन से एज इट इज फॉर्म में नहीं निकलते, ठीक है। एक तरह से थिक लिक्विड होता है जिससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड मोस्टली ये मिडल ईस्ट से ही निकाले जाते हैं या फिर रशिया से। अमेरिका में भी काफ़ी क्रूड ऑयल है, और रिसेंटली भारत को पता चला है कि हमारे पास बारामूला में ज़मीन के नीचे कुछ ऑयल के भंडार हैं, बट वो कितने बड़े हैं उसको भी कभी डिस्क्लोज नहीं किया। साथ ही कावेरी जो बेसन है वहाँ पर भी ऑयल है। मुंबई हाई के बारे में तो हम बचपन से देखते आए हैं, पहले याद है 2 के नोट पे छपा रहता था मुंबई हाई की फोटो, ठीक है। यहाँ पर अब ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, ईरान, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, रशिया, उज्बेकिस्तान, ईरान, रशिया। तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन के हिसाब से वो तो ये बनता है, बट अभी रिसेंटली इसमें एक चेंज आ गया है, वो ये आ गया है कि इस लिस्ट में पहला नंबर रशिया का आ गया है। जो अब राइट आंसर होगा वो होगा रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। इन सब से ही हम ऑयल परचेस करते हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया से ज़्यादा अब हम यूएई से कर रहे हैं, तो इनकी पोजीशन को हम बदल सकते हैं, और ये डेटा बदलते रहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट हैज बीन कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले लिमुआ एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये लॉजिस्टिक एक एग्रीमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट इसको कहा जाता है। कॉस्मस जो है ये बेसिकली कम्युनिकेशन पूरा मुझे इसकी फुल फॉर्म एक्चुअली याद नहीं आ रही, कुछ इस तरह से कम्युनिकेशन, कंपैटिबिलिटी
एग्रीमेंट करके कुछ इसका पूरा नाम है। BACA जो है ये बेसिकली बेसिक एक्सचेंज जो कॉपरेशन एग्रीमेंट इसको कहा जाता है। तो पूछा गया है कि कौन कौन सा इसमें से है, तो राइट आंसर है ऑल दी अबव, ये सारे हम लोगों ने अमेरिका के साथ साइन किए हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, मैच द फॉलोइंग, बुक्स के लिए है, ऑथर के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने हमेशा कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए, बुक्स को जरूर से आप देखा कीजिए। अगर मान लीजिए कोई भी नई बुक कोई बहुत बड़ा डिप्लोमेट लिख के, स्पेशली अगर फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस क्वेश्चन में 4 किताबें दी गई हैं, 4 राइटर्स के नाम दिए गए हैं। जयशंकर जी जो मौजूदा समय में भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनकी बुक का नाम है दी इंडियन वे। शिवशंकर मेनन, इनकी किताब का नाम है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स। श्याम चरण जी, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। एंड कृष्ण श्रीनिवासन, इनकी बुक का नाम है डिप्लोमेटिक चैनल। तो ए का बी और बी का ए, ए का बी, बी का ए, थर्ड का फोर्थ, थर्ड का डी और फोर्थ का सी। ओके, तो राइट आंसर होगा बी, बी हमारा राइट आंसर होगा इस मैच मेकिंग में, ठीक है। जयशंकर जी ने इंडियन वे लिखी है, शिवशंकर मेनन जी ने लिखी है इंडियन एंड एशिया जियोपॉलिटिक्स, श्याम चरण जी ने लिखी है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड एंड कृष्ण श्रीनिवासन ने लिखी है डिप्लोमेटिक चैनल। तो किताबों के नाम बहुत ज़रूरी होते हैं, और अब जिस तरह का सिलेबस आपका बढ़ता जा रहा है, डायनामिक होता जा रहा है, अब तो कुछ भी पूछा जाने लगा है। A change is taking place. Asia is again recognizing its identity. दो स्टेटमेंट इज दैट, एक परिवर्तन हो रहा है, एशिया फिर से अपनी पहचान बना रहा है। यह कथन किसने कहा था? 4 ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, श्री चंद्रशेखर। तो नो डाउट कि ये स्टेटमेंट जो है, अगर मैं इन चारों लोगों की एज अ पॉलिटिकल इमेज को देखूं और जो कमेंट्स ये क्या करते थे उसको देखूं, तो नो डाउट मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा है। तो राइट आंसर जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जो उन्होंने कोल्ड वॉर के टाइम पे स्टेटमेंट दी थी, और उसका सीधा तात्पर्य ये था कि भाई जिस तरह से अब एशियन कंट्रीज आज़ाद हुई हैं और डेवलपमेंट कर रही हैं, एक नई आइडेंटिटी को वो क्रिएट कर रही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दीज आर दी मेजर फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। म्यूचुअल कॉपरेशन जी बिल्कुल है, पीसफुल कॉपरेशन जी बिल्कुल है, रिस्पेक्ट फॉर द म्यूचुअल सॉवरेनिटी है, एक्सपेंशनिज्म नहीं है, हम विस्तारवादी पॉलिसीज नहीं रखते। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4, डी इज द राइट आंसर। अब ये विस्तारवादी नीति होती क्या है, मैं चाइना के साथ आपको उदाहरण दे सकता हूँ। चाइना के साथ जितने भी देशों की बाउंड्री टच होती है, हर देश की किसी ना किसी टेरिटरी को चाइना अपनी क्लेम करता है। पहले भारत के सिक्किम को क्लेम करता था, फिर अरुणाचल प्रदेश, इसको वो आज भी क्लेम करता है। इवन इतना क्लेम करता है कि अगर इंडिया का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणाचल प्रदेश विजिट भी कर रहा है तो उस पर भी चाइना को आपत्ति हो जाती है। द फर्स्ट न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल मेजर दैट इंडिया एक्सेप्टेड वाज, पहला आर्म्स कंट्रोल मेजर भारत ने कौन सा एक्सेप्ट किया था? NPT जी नहीं, ये भारत ने नहीं किया है। सॉल्ट नहीं, CTBT तो बिल्कुल नहीं किया। राइट आंसर है PTBT, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी इसको कहा जाता है। 62 के टाइम पर ये आई थी, 63 में ये पास हुई, भारत ने इसको साइन किया, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी जो न्यूक्लियर टेस्ट, ऑल्दो उस समय तक भारत के पास न्यूक्लियर बॉम्ब था भी नहीं, बट इस ट्रीटी में कहा गया था कि आप ओपन सरफेस पे, जमीन के ऊपर या समुद्र के अंदर कोई टेस्ट नहीं कर सकते। तो भारत ने इसको साइन किया था और इसको फॉलो भी किया। हमने तो अंडरग्राउंड टेस्ट किए थे 74 में भी, 98 के अंदर भी। तो ये जो पहली ट्रीटी भारत ने साइन की थी वो ये थी, बाकी ये ट्रीटीज भारत ने साइन नहीं की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन? न्यू डेवलपमेंट बैंक की नींव किस संगठन के अंदर रखी गई? तो जो राइट आंसर है वो ब्रिक्स है, ब्रिक्स के अंदर रखी गई न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो नींव है इंडिया ने। ऑफ कोर्स इकोनॉमी जो ब्रिक्स का आपको फुल फॉर्म में दूं कि इसमें जो ब्रिक्स वर्ड है ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के लिए इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी? अब पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, नरसिम्हा राव जी के टाइम पे आई, प्रधानमंत्री मोदी के समय में आई एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्या क्या इसका हिस्सा है और क्या नहीं है? तो कल्चरल रिलेशन इसका हिस्सा है, कनेक्टिविटी इसका एक हिस्सा है, इकोनॉमिक रिलेशन इसका हिस्सा है,
न्यूक्लियर कॉपरेशन इसका हिस्सा नहीं है, बिकॉज इंडिया अभी अमेरिका और रशिया के अलावा अगर यूरोप को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी देश के साथ किसी न्यूक्लियर कॉपरेशन में नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इंडिया व्यू ब्रिक्स फर्म एज अ प्लेटफॉर्म। सबसे पहला, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन द ग्रुप, ये सही है। टू डेवलप क्लोज स्ट्रेटेजिक रिलेशन अमंग द मेंबर्स कंट्री, बिल्कुल ये भी सही है। टू एड्रेस फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न, ये भी बिल्कुल ठीक है। टू प्रिवेंट इंक्रीज यूएस डोमिनेंस, ये गलत है। जो राइट आंसर है वो डी है कि ये जो स्टेटमेंट है इट इज नॉट ट्रू। डी नंबर की जो स्टेटमेंट है, यूएस डोमिनेंस के खिलाफ हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट कि इंस्टेड ऑफ दैट इंडिया अपनी जो कॉपरेशन है उसको एनहेंस करना चाहता है, इसके थ्रू जुड़ा हुआ है। अब ये ऐसे क्वेश्चन है ना जिसके आंसर देना आसान है, अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं, बेसिक नॉलेज भी रखते हैं, तो भी आप आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच इंडियाज नेबर स्टेट पेंडिंग डिस्प्यूट। चाइना के साथ ट्रांस काराकोरम हाईवे, बांग्लादेश के साथ तीस्ता रिवर, ये खत्म हो चुका है। अब म्यांमार के साथ एक्सक्लूसिव जोन बाउंड्री, ये खत्म हो चुका है। ठीक है, अब ये दो डिस्प्यूट जो हैं, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें मेजर तौर पर, ठीक है, तो इन सारे डिस्प्यूट्स में चाइना के साथ जो डिस्प्यूट है वो हमारा बना हुआ है, बाकी ये 3 डिस्प्यूट हमारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ट्रांस जो बाउंड्री जोन है इसको भी लगभग खत्म किया जा चुका है। सर क्रीक ऑल दो ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ है, बट ये ठंडे बस्ते में जा चुका है, इस डिस्प्यूट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं मानी जाती। तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा चाइना ट्रांस काराकोरम हाईवे का जो है, और इसका राइट आंसर है ए, फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो रहा है। क्लियर? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कॉलम 1 में इंडियाज नेबर स्टेट दिया हुआ है, नेबरिंग स्टेट। कॉलम 2 है पेंडिंग डिस्प्यूट्स। चाइना के साथ ट्रांस काराकोरम हाईवे का डिस्प्यूट लगभग खत्म हो चुका है, तो ये डिस्प्यूट एक्चुअली में भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं रखता है, क्योंकि जो अक्साई चीन का एरिया है और जो पाकिस्तान वाला एरिया है पीओके, जो एक्चुअली में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है, वहाँ पर ये हाईवे निकलता है, तो उसको लेके जो डिस्प्यूट है बहुत ज़्यादा रिलेवेंस डिस्प्यूट अभी नहीं माना जाता है। बांग्लादेश का तीस्ता रिवर का जो डिस्प्यूट है लगभग खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के पास सर क्रीक का जो डिस्प्यूट है, जैसे मैंने बताया कि लगभग खत्म हो चुका है। बचता है म्यांमार के साथ, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बाउंड्री को लेकर एक डिस्प्यूट है, जो कि ये कहना कि ये खत्म हो गया है या ये कहना कि बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट इस पे बायलैटरल डायलॉग्स होते रहते हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट वाज साइंड टू बूस्ट द बायलैटरल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो राइट आंसर है दैट इज सिंगापुर। सिंगापुर के साथ इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसका पर्पस है कि जो बायलैटरल ट्रेड है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इंडिया इसका भी मेंबर है। वार्शनर एग्रीमेंट इंडिया इसका भी मेंबर है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप इंडिया इसका मेंबर नहीं है। हमने जब इससे पहले वाली वीडियो में इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो वहां पे पॉइंट मैंने डिस्कस भी किया था कि 1974 में जब इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो उसके बाद ही, ठीक है, एनएसजी को बनाया गया था। और क्योंकि इंडिया ने अभी तक सीटीबीटी और एनपीटी को साइन नहीं किया है, तो इंडिया इसका हिस्सा नहीं है। द बुक ब्लड टेलीग्राम डील्स विद जेनोसाइड। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है बांग्लादेश। राइट आंसर है इसका बांग्लादेश। गैरी जे बश द्वारा ये किताब लिखी गई है, और इस बुक के अंदर बेसिकली बांग्लादेश का जो एक जेनोसाइड था उसको बताया गया है कि वहां पर हुआ क्या था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इसमें से कौन सा डिस्प्यूट इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में नहीं है या था। सियाचिन डिस्प्यूट था, सरक्रीक था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पैंगोंग तासो जो है, ये डिस्प्यूट बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, ये इंडिया और चाइना के बीच में है। तो जो राइट आंसर है वो है पैंगोंग तासो डिस्प्यूट, जो पैंगोंग लेक है उसके एरिया को लेकर डिस्प्यूट है, जिसमें आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को हमें मिलता ही रहता है।
इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ अ कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक है क्या बेसिकली? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ क्या है इसकी? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिम्स्टेक। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी कंट्रीज का जो ग्रुप दिया गया है वो उसका हिस्सा नहीं है। तो फिलीपीन, ताइवान और सिंगापुर इसका हिस्सा नहीं है। इसके अलावा कौन कौन हिस्सा है? बिल्कुल नेपाल है, भूटान है, इंडिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। ठीक है, ये सारे इसका हिस्सा हैं। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि बिम्स्टेक को एक ऐसे इनिशिएटिव के तौर पर देखा जाता है जिसमें स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ नेपाल की, ठीक है, या भूटान की, तो ऐसे देश हैं जिनके पास कोई सी बाउंड्री नहीं है, बट फिर भी इनको रखा गया है ताकि जो बेनिफिट हो वो इनको भी मिल सके। इंडिया लॉन्चेस द विजन डॉक्यूमेंट फॉर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इन 2017। विच ऑफ द कंट्री इज अ पार्टनर ऑफ दिस प्रोजेक्ट? यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। जो राइट आंसर है वो है जापान। जापान इज द पार्टनर। जो प्राइम दो पार्टनर है उसमें इंडिया और जापान ही आते हैं, इनिशिएटर्स जिसको आप कह सकते हैं एक तरह से, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। इसमें से क्या उसका हिस्सा नहीं था? सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर प्लांट्स इन इंडिया बिटवीन सिविलियन एंड न्यूक्लियर, बिल्कुल सही, ये उसका हिस्सा है। ब्रिंगिंग सिविलियन प्लांट्स अंडर IAEA सुपरविजन, बिल्कुल, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की सुपरविजन में है। क्लोजर ऑफ मिलिट्री प्लांट्स, नहीं, ये नहीं है। साइनिंग इंडिया स्पेसिफिक एग्रीमेंट विद IAEA फॉर वेरिफिकेशन, बिल्कुल ये भी हिस्सा है। तो जो राइट आंसर है वो है सी जो है इस डील का हिस्सा नहीं है बेसिकली। और इंडिया ने सीधे तौर पर बोला था कि कोई भी ऐसा कदम यूएस की तरफ से जिससे इंडिया के एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई फर्क पड़े, इंडिया उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जॉनसन, आडगा एंड मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन रेफर टू द पोर्शन ऑफ बाउंड्री लाइन बिटवीन, किन दो देशों की बाउंड्री लाइन पे आती है? तो सबसे पहले जॉनसन आडगा जो लाइन है, ये जो लाइन है बेसिकली आती है तिब्बत वाले रीजन में, जिसको 1900 के आसपास लाया गया था। और इसका पर्पस था जो इंडिया और तिब्बत की जो बाउंड्री है उसको सेटअप करना। मैकार्थी मैकडोनल्ड लाइन जो है ये 1890 के आसपास इसको लाया गया था, 90-80 के बीच में कोई एक टाइम माना जाता है। इसका है इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री है, जो अक्साई चीन जो बेसिकली इंडिया की टेरिटरी थी जिसको अब चाइना ने कैप्चर कर लिया है, ये टेरिटरी के वहाँ पे लाइन आई थी। एंड ऑफकोर्स इंडिया इन दोनों लाइनों को लेके अपनी बाउंड्री को जो है क्लेम करता है, और चाइना दोनों ही बाउंड्रीज को एक्सेप्ट करने से मना करता है, क्योंकि ये चाइना के बनने से पहले का टाइम था। तो जो पूरा डिस्प्यूट है वो बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में है। इन दोनों लाइंस का जो पोर्शन है वो इंडिया और चाइना के बीच का डिस्प्यूट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। तो मल्टीलैटरल की अगर बात की जाए तो ऐसा जहां पर बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं और बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं उसके अंदर, ठीक है। स्पेसिफिकली इंडो पाक आगरा टॉक इसमें नहीं आएगा, यूएसएसआर रिजविक मीटिंग ये इसमें नहीं आएगा, लैनचेस्टर हाउस ट्रीटीज इसमें नहीं आएगा। राइट आंसर आएगा ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में हुई। इसके बाद WTO, IMF, ठीक है, इन सब की नींव रखी गई। तो ये पर्टिकुलरली इसमें इसका हिस्सा है। ऑल्दो WTO के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले WTO नहीं आया था, उसकी जगह जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड था, WTO 1995 में स्टैब्लिश हुआ। कंट्री इन्वॉल्व इन द एम्बिशियस तपाई गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो तपाई गैस लाइन प्रोजेक्ट जो है, इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशूज हैं। ये बहुत एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट है, ये आगे चल के अजरबैजान और यूरोप तक जाता है। बट इसके अंदर जो इस कॉलम में हमारे पास कंट्रीज जुड़ती हैं वो हैं तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान। जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। क्लियर? आगे अजरबैजान भी ऑल दो उस तरफ जब ये एक्सटेंड होता है तो जुड़ता है, आगे यूरोप तक ये जाता है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इन 2018 यूएस एंड रशिया विड्रॉ फ्रॉम मेजर ट्रीटी अरेंजमेंट ऑफ द कोल्ड वॉर पीरियड, दैट इज 4 ट्रीटीज दी गई हैं। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी, 4 कॉन्टिनेंट पीस ट्रीटी। जो राइट आंसर है वो ये है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, जो कि 2018 में रशिया ने से विड्रॉ कर लिया था। ऑफ कोर्स क्योंकि दो कंट्रीज के बीच में थी तो रशिया ने विड्रॉ किया, तो अल्टीमेटली अमेरिका भी इसका हिस्सा नहीं रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग इंडो पाक रिलेशन ऑन कश्मीर।
अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक कहते हैं ना बहुत लंबा मैटर है जिसको डिस्कस किया जा सकता है इंडो पाक रिलेशंस को। पहला ऑप्शन है द सिक्योरिटी काउंसिल फर्स्ट डिस्कस द इशू ऑफ जम्मू कश्मीर इन 1948, बिल्कुल सही। A summit meeting took place in 2004 in Islamabad between Vajpayee and Pervez Musharraf, ये गलत। A bus service across the ceasefire line was inaugurated, ये सही। समझौता एक्सप्रेस टेररिस्ट अटैक 2007, ये गलत। तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए एंड सी ओनली, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Another question is which of the following two statements are regarding China policy of theory of palm and five finger? palm and five finger। तो एक्सपेंशन पॉलिसी चाइना की हम सब जानते हैं। इट इंक्लूड्स नेपाल एंड भूटान, नो। इट इंक्लूड्स अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। इट इंक्लूड्स मिजोरम एंड मणिपुर, यस। इट इंक्लूड त्रिपुरा एंड नागालैंड, नो। राइट आंसर इज बी एंड सी। डी इज द राइट आंसर। दिस इज द चाइनीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। इसमें चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख और मिजोरम और मणिपुर, इन सबको हम ले लेंगे, ये सब हमारा हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु गिव द आइडिया ऑफ न्यू नॉर्दर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पावर? तो ये जो आइडिया है बेसिकली एपी राणा द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। कुछ जगह पर ये क्वेश्चन जब दिया जाता है तो ये ऑप्शन बी, कई जगह एसडी मुनि का नाम भी यहाँ पर कई बार हम सुनते हैं, कई रेफरेंस किताबों के अंदर जहाँ पर पीवाईक्यूज दिए गए हैं एसडी मुनि का नाम भी आपको देखने को मिलेगा, पर जो राइट आंसर है वो है एपी राणा, ठीक है। इम्पेरेटिव्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट करके इन्होंने किताब लिखी थी जिसमें ये बेसिकली पॉइंट इन्होंने रेस किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? डोकलाम और ट्राई जंक्शन, बिल्कुल। डोकलाम एक ट्राई जंक्शन के तौर पर है इंडिया, भूटान और चाइना के बीच में। ईस्टर डे अटैक ऑन श्रीलंका 19 अप्रैल 2017 को शायद से अटैक हुआ था, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ईस्टर का दिन था उस दिन। यूक्रेन नाटो नहीं, यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है। इराक जीसीए, इराक भी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर होगा ए एंड बी, जो कि करेक्टली मैच होता है, तो बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? अगेन हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी, इंडिया एंड नेपाल, बिल्कुल सही मैच है। बेसिक ग्रुप चाइना, ये भी बिल्कुल सही मैच है। इसमें भी 4 कंट्रीज का एक ग्रुप बनता है बेसिक ग्रुप, जिसमें इंडिया भी शामिल है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। G77 यूएस इसका हिस्सा नहीं है। G77 का बिम्स्टेक पाकिस्तान बिम्स्टेक का हिस्सा नहीं है। बिम्स्टेक में वही कंट्री आती हैं जो बे ऑफ बंगाल के आसपास पड़ती हैं सारी की सारी। तो जो राइट आंसर है वो है ए एंड बी। ओके, एंड मोस्टली आप देखेंगे वन शॉट, तभी मैं कहता हूँ स्टैटिक डेटाज हैं यहाँ पर जहाँ पे बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधे डेटाज एकदम, ऐसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? सार्क हेडक्वार्टर्स इन काठमांडू, बिल्कुल सही। एक्ट एज पॉलिसी नहीं, नरसिम्हा राव जी के द्वारा नहीं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नहीं लाई गई। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कोलमपुर, बिल्कुल सही है। तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए एंड सी। ओके, ए एंड सी हमारे ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में बी नंबर पे है, सॉरी। तो राइट आंसर होगा ए एंड सी। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? सार्क, ओके, काठमांडू, तो ये बिल्कुल सही है, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव, ये गलत है, नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे पॉलिसी आई। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉलिसी है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इसको लेके आई है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक कोलालमपुर नहीं, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये ठीक नहीं है। तो राइट आंसर होगा ए एंड सी। तो ऐसे में बी जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है। अब देखिए इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन में एक चीज अगर आपने नोटिस की हो, ये मोस्टली क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के हैं, ये जीके के भी क्वेश्चन है। अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो इन क्वेश्चन का आंसर कईयों का दे सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, ये बिल्कुल ठीक है। यूएस के साथ जो हमारी डील हुई है उसको लेकर ये एक्ट 2010 में आया। इंडिया यूएस 10 ईयर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर डिफेंस कोऑपरेशन 2015, ये भी बिल्कुल ठीक है। 10 साल के लिए एग्रीमेंट ये आया है, 10 ईयर्स के लिए, 2025 तक ये चलेगा। 2015 में साइन हुआ। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव 2020, तो ये पर्टिकुलरली जो पॉइंट है वो गलत है, क्योंकि ये 2012 में ही आ चुका था जो डिफेंस इनिशिएटिव है, तो ये गलत है। बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, यहाँ पर ये भी गलत है, क्योंकि ये डेट जो है बेसिकली ये 2020 में आया है, ना कि 19 में आया है।
तो जो राइट आंसर है दैट इज ए एंड बी ओनली, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि कौन सा देश जो है डिड नॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द पीस कीपिंग ऑपरेशन। ठीक है, निम्नलिखित में किस देश में भारत ने शांति स्थापना अभियान में भाग लिया है? कोरिया में नहीं लिया, गाजा पट्टी में नहीं लिया, साइप्रस में नहीं लिया, लेबनान में इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहां पर दिए गए हैं फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए कुछ मुद्दे। प्राइम मिनिस्टर्स के नाम: शिमला अकॉर्ड, इंदिरा गांधी जी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नरसिम्हा राव। कहाँ है नरसिम्हा राव? नो सॉरी, आप नरेंद्र मोदी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी, नॉट नरसिम्हा राव, दैट वाज लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है। इंडिया पीस कीपिंग इन श्रीलंका, राजीव गांधी। लाहौर डिक्लेरेशन, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ए का होगा बी, ए का होगा 2, ए का 2 यहां पर है। बी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसका नरेंद्र मोदी 4, दैट मीन्स ये। सी राजीव गांधी, ए मतलब थर्ड का ये होगा। डी लाहौर डिक्लेरेशन जो है इसका होगा 3। ओके, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। अब देखिए, कई बार जब प्राइम मिनिस्टर्स को हम पढ़ते हैं तो उनके टाइम पे फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या हुआ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भारत के प्राइम मिनिस्टर्स के टाइम पर एक पर्टिकुलरली वीडियो को डाला है जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्लियरली मैंने बताया कि किस प्राइम मिनिस्टर के समय कौन कौन सी मेजर एक तरह से अचीवमेंट रही फॉरेन पॉलिसी में। फ्रॉम नेहरू टू मोदी करके वीडियो मैंने डाली है, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर से देखिएगा और अपने जो कमेंट्स हैं वो भी बताइएगा कि किन चीज़ों पे आपको और प्रॉब्लम्स आती है इस तरह के टॉपिक्स में। विच ऑफ द 2 कंट्रीज नेवीज आर जॉइंटली पेट्रोलिंग इन द मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट में किन 2 कंट्रीज की जो नेवी है वो जॉइंटली पेट्रोलिंग करती रहती है? तो दैट इज इंडिया एंड सिंगापुर, जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में पेट्रोलिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई हैज इंडिया टेक इनिशिएटिव इन G20 टू नॉट अचीव इट्स ओन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? ये तो गलत है। टू एंड्योर द वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये सही है। टू नेगोशिएट सक्सेसफुली डिबेट क्राइसिस, नहीं ये गलत है। टू नॉट एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर, ये तो बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर हो गया बी, टू एंड्योर द वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अरेंज क्रोनोलॉजिकली इंडियाज एसोसिएशन विद द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एसोसिएशन की अगर बात करें तो मतलब दैट मीन्स कब ज्वाइन किया या कब जुड़े। यूनाइटेड नेशन 1945 में हम जुड़े थे। G77 में 1964 में इंडिया जुड़ा था। नैम 1961 जुड़ा था इंडिया, और G20 1999 जुड़ा था। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो राइट हमारा बनता है ए सी और फिर देन आएगा AC B एंड D। बी, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1945 में यूएन से जुड़ा, G77 से जुड़ा 64 में, नैम से 61 में, और G20 से 1999 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑन द 1st अप्रैल 1950 इंडिया वाज द फर्स्ट socialist bloc country to establish diplomatic relation with China. Second है the Prime Minister Nehru never visited China during his premiership. A phase of improvement of bilateral relation began in 1988. Rajiv Gandhi as the Prime Minister of India visited China. तो इसमें क्या सही है और क्या गलत है वो देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑन दी 1st अप्रैल 1950, यस इट इज करेक्ट। इंडिया ने जो है एक नॉन सोशलिस्ट कंट्री पहली ऐसी थी जिसने चाइना के साथ रिलेशन बनाए थे। प्राइम मिनिस्टर नेहरू नेवर विजिटेड एज चाइनीज ड्यूरिंग, ये गलत है। 1954 में नेहरू जी ने विजिट किया था चाइना। अ फेज ऑफ इंप्रूवमेंट बायलैटरल रिलेशन बिगिन इन 1988, बिल्कुल सही, जब राजीव गांधी जी ने विजिट किया था चाइना आफ्टर 1962 की वॉर के बाद। ये पहला टाइम था जब कोई इंडियन लीडर जो है स्पेशली प्राइम मिनिस्टर लेवल पे कोई विजिट कर रहा था चाइना। राजीव गांधी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड चाइना इन 1993, ये गलत है। तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए एंड सी ओनली, एंड दिस वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर भी हमें चूज द करेक्ट कहा गया है। पहला ऑप्शन है इंडिया अमंग द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद ECC। ये है यूरोपियन, जब देखिए यूरोपियन यूनियन बनने से पहले जो था दैट इज यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल जो था वो बन चुका था। तो यस दिस इज करेक्ट। द बायलैटरल रिलेशन वाज अपग्रेडेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004, दिस इज आल्सो करेक्ट।
The EU is also one of the largest source of FDI for India, ये भी सही है. The EU is the member of General Assembly, ये गलत है. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मेंबर नहीं है EU. इंस्टेड ऑफ दैट ये एक ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर वहां रहता है. तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ABC. ABC इज द राइट आंसर, सो दिस इज द राइट आंसर. क्लियर? तो स्टूडेंट ये थे हमारे टॉप इंपॉर्टेंट 50 PYQs जो हम लोगों ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी से उठाए, उनको डिस्कस किया. आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने देखा है और आप उसको आंसर नहीं कर पा रहे या समझ नहीं पा रहे, आप कमेंट बॉक्स में उसको मुझे दीजिए. आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, साथ ही हमारे व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. अगर आप PYQ पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हैं. आप नीचे जो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं आप इस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं और इसी के साथ साथ वो क्वेश्चंस भी शेयर कर सकते हैं जिनके साथ आप डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं. डेफिनेटली उनके जो आंसर होंगे मैं आप लोगों के साथ विद द एक्सप्लेनेशन शेयर करूंगा. थैंक यू सो मच.